हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम अगेन चैनल पे। 5 फरवरी की क्लास है। अ सनशाइन इनिशिएटिव द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल आज कवर करेंगे। आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन इसको फिर भी कवर करने के 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये कि आसान आर्टिकल के वाले दिन हम ग्रामर और वोकैबलरी पे एक्स्ट्रा फोकस दे सकते हैं। पढ़ते हुए मैं आपको बीच में कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बता पाऊँगा। और दूसरा, इस स्कीम के बारे में जो डिस्कशन हुआ है इस आर्टिकल में, हर इंडियन को पता होना चाहिए, ताकि जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हो उसी दिन आप जाकर के इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें और घर के बिजली के बिल को जीरो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो बच्चे क्लास में काफ़ी वक्त से हैं, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें इसको। और जो बच्चे नए हैं, शाम को 6:30 बजे का अलार्म लगाएं। हर रोज़ आपको ये क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे मिलती है, शाम में मिलती है। आपका क्विज़ भी देख लो आज का। अभी इसकी टेंशन मत लो, क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को सॉल्व करेंगे। पूरे मन से क्लास को लो, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी अ सनशाइन इनिशिएटिव। देखिए, इनिशिएटिव वर्ड जो है ना, इसमें लिखा हुआ है इनिशिएट। इनिशिएट करना यानी शुरू करना, और इनिशिएटिव मतलब पहला कदम, जिस कदम से किसी चीज़ की शुरुआत हो। इसको अंडरटेकिंग, एंडेवर भी बोलते हैं। आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। कह रहे जी एक ऐसा इनिशिएटिव आया है जो सनशाइन है। सनशाइन का मतलब सूरज की शाइनिंग जैसा है, चमकता हुआ है, ग्लो करता हुआ है, या फिर यूं कह दें कि सूरज से ही या सोलर एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। तो बहुत चमकता हुआ इनिशिएटिव है, सोलर एनर्जी पे, सनशाइन पे बेस्ड है। अच्छा, क्या इनिशिएटिव है? ऑन द गवर्नमेंट्स रूफ टॉप सोलर पैनल्स प्लान। बात कर रहे हैं सरकार के रूफ टॉप सोलर पैनल प्लान की। रूफ टॉप का मतलब होता है आपकी रूफ यानी घर की छत के टॉप पे एक सोलर पैनल लगा रहेगा। समझ पाए ना रूफ टॉप का मीनिंग? जो टेरेस होती है ना, सबसे ऊंचे वाली छत होती है जो घर की, उसको रूफ बोलते हैं। वहां पे एक सोलर पैनल लगाया जाएगा रूफ टॉप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें क्या स्कीम है। कह रहा है जी सेंटर्स सोलर इनिशिएटिव शुड बी एकोमोडेटिव टू स्टेट्स। बहुत आसान सा लिखा हुआ है। कह रहा है जो सेंटर का सोलर इनिशिएटिव है, सौर ऊर्जा को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के जो पहल है, नया कदम है, उसको अकोमोडेटिव होना चाहिए, उसको एडजस्टमेंट भरा होना चाहिए। किसके लिए? हमारी स्टेट्स के लिए। तो ये इनिशिएटिव सेंटर ने लिया है, सारा पैसा भी सेंटर भुगतेगा, इस इनिशिएटिव को आगे भी सेंटर चलाएगा। लेकिन सेंटर इस इनिशिएटिव को अकेला पूरे भारत में बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला सकता। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस प्लान में स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए। समझ गए? चलिए, इनिशिएटिव आपका सब्जेक्ट है, शुड भी इसकी वर्ब है। अकोमोडेटिव होना, किसी को एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना। ये वर्ड अभी डिटेल में अपने वोकैब शीट देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा। चलिए, वोकैब शीट का ही वक्त है। 5-6 वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में, उनको शुरू में देख लेते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @your-english-tutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। शुरू करते हैं इंजेमिनेट से। थोड़ा जूम इन कर रहा हूं मैं। इस शीट को आप जरूर से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ग्रुप आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप डिस्कशन कर सकें, नोट्स को डाउनलोड कर सकें और आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। पहला वर्ड है इंजेमिनेट। देखिए, जेमिनेट करना यानी किसी एक्शन को रिपीट करना, और इंजेमिनेट का मतलब है बार बार रिपीट करना, बार बार बोलना, करना या कहना, किसी चीज़ को इंजेमिनेट करना कहलाता है। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने रिपीट किया, इंजेमिनेट किया, दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को, जो थी मर्सी की यानी दया की, जज साहब के सामने। रीआइट्रेट करना भी बोलते हैं, रीइट्रेट बोलते हैं, रीआइट्रेट बोलते हैं, दोनों इसके जो है प्रोनाउंसिएशंस हैं। इंजेमिनेट, रीइट्रेट, इम्फसाइज सभी जो है बार बार दोहराने के लिए यूज होते हैं। आज आप रीइट्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे।
चलिए अगला वर्ड है अपने पास आउटले। देखिए आउटले का मतलब होता है खर्चा किसी भी चीज़ पे। जैसे आपने गाड़ी ली, गाड़ी पड़ी आपको 25 लाख की, तो आपका जो आउटले हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, स्पेंडिंग हुआ है उस गाड़ी को लेने में, दैट इज़ 25 लाख रुपीज़। सरकार ने कोई स्कीम बनाई 1 लाख करोड़ की, तो स्कीम का जो आउटले है, जो खर्चा है, वो है 1 लाख करोड़ रुपीज़। खर्चे को ही आसान भाषा, थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में आउटले बोलते हैं। Businesses like selling fast food can be opened with a relatively small outlay। जो ये बिजनेसेस हैं, व्यापार हैं, जैसे कि फास्ट फूड को सेल करना, इनको खोला जा सकता है तुलनात्मक तौर पे या कंपैरेटिवली छोटे से खर्चे के साथ, स्मॉल आउटले के साथ। बहुत अच्छे बिजनेस चलते हैं आजकल फास्ट फूड के, है ना। खर्चा इसमें कुछ है नहीं, 20-15 हज़ार रुपये के अंदर आपकी दुकान खड़ी हो जाती है। तो स्मॉल आउटले आपको चाहिए इतना शानदार बिजनेस करने के लिए। आउटले को अगर आप वर्ब बनाना चाहें तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है ले आउट, बीच में स्पेस आ जाएगा। समझ गए? ले आउट का मतलब होता है खर्चा करना। ठीक है, नाउन है आउटले खर्चा, ले आउट यानी खर्चा करना वर्ब फॉर्म में, फ्रेजल वर्ब। चलिए अगली अपने पास एडवर्ब है हिथर्टो। हिथर्टो का मतलब होता है अभी तक, एज येट, अनटिल नाउ, सो फार। द न्यू इंटर्न mooted अ हिथर्टो अनथिंकेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो नया इंटर्न था उसने मूट किया। मूट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सुझाना, किसी चीज़ पे बात करना। तो उसने सुझा करके बात की, मूट किया एक ऐसी अनथिंकेबल सोल्यूशन को जो हिथर्टो अनथिंकेबल था, जिसको अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। और किस चीज़ का सोल्यूशन था? इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का। यानी कोई नया सोल्यूशन जो है उसने बताया जो हम सोच नहीं पा रहे थे। तो चलिए ये एडवर्ब भी आप आर्टिकल में देखेंगे, हिथर्टो। अगला वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को झटका दे करके, शॉक दे करके एक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करना। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बैंक्स की, एसएससी की, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की, और मुझे ये पता लगा कि आप तो पढ़ते ही नहीं हैं, फॉर्म भर रखा है, घर वालों को बोल रखा है, सब चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के अलावा सब चल रहा है। तो एक दिन अगर आपको कोई मिले, मैं मिलूँ या कोई और टीचर आपका मिले, और आपको झटका दे करके रियलिटी की तरफ लाए कि यार आप तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, अपने सपने वेस्ट कर रहे हो, तो वो जो झटका होगा ना, जिससे आप एक्शन करने को स्टिमुलेट होंगे, उसी झटके को अंग्रेजी में गैल्वेनाइज करना कहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे तो फिर समझ पा रहे हो ना, ये वर्ड आपको भावना समझ आएगी इनकी। अब देखो इस सेंटेंस में भी वही भावना आएगी। द थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स टू एआई हैज़ गैल्वेनाइज्ड द आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज़। जो थ्रेट है, जो चुनौती है, धमकी है अपनी नौकरियों को खो देने की एआई के सामने, टू एआई, उसने झटका दे करके एक्शन करने को स्टिमुलेट किया है, गैल्वेनाइज किया है सभी आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज़ को। और वो किस काम के लिए होंगे गैल्वेनाइज? इनटू अपस्किलिंग एंड अडेप्टिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ताकि वो अपस्किल कर सकें, अपनी स्किल को बढ़ा सकें और अडेप्ट कर सकें, यानी अपना सकें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। चलिए मोटिवेट और ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, स्टर, प्रोवोक, एक्साइट। आज आप ये गैल्वेनाइज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। झटके से किसी को एक्शन करने के लिए मजबूर करना, झटका देके। लास्ट वर्ड है एकोमोडेट करना। देखिए एकोमोडेट जो वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग्स हैं और दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आपको किसी के घर जाना हो और वहाँ रहना हो, और उस आदमी ने आपको एक कमरा दे दिया रहने के लिए, तो उस बंदे ने आपको एकोमोडेट किया है, यानी किसी को एक शेल्टर देना रहने के लिए एकोमोडेट करना कहलाता है। आप होटल में गए, एक कमरा बुक किया आपने, रूम में रहे, तो रूम, होटल ने आपको एकोमोडेट किया अपने रूम में। अब वहीं से दूसरा मीनिंग निकला है, जब भी आप किसी को एकोमोडेट करते हो तो उस आदमी को आप एडजस्ट करते हो। तो किसी भी चीज़ को किसी पर्पज़ के लिए एडजस्ट करने को भी एकोमोडेट करना बोलते हैं। समझ पाए? कहीं गए थे, रहने की जगह नहीं थी, तो आपको उस आदमी ने एकोमोडेट किया, यानी रहने की जगह दी। और वैसे अगर आपको कहीं पे एडजस्ट करवाना था ना, आपके एडजस्टमेंट करवानी थी किसी चीज़ को लेकर के, वहाँ भी आप एकोमोडेट करवाओगे। अब देखो यूज़ करके दिखाता हूँ। यू शुड, द रूम कुड एकोमोडेट 4 एडल्ट्स। ये कमरा जो है एकोमोडेट या एडजस्ट कर सकता था, रहने की जगह दे सकता था 4 लोगों को, 4 एडल्ट्स को। तो ये तो हो गया नॉर्मल वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, यू शुड सून एकोमोडेट योर सेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टेंस। आपको बहुत जल्दी एकोमोडेट करना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा नए हालात के हिसाब से, नए सर्कमस्टेंस के हिसाब से, है ना, ढालना होगा। तो आज ये एडजस्टमेंट वाला मीनिंग आप आर्टिकल में देखेंगे। दोनों मीनिंग्स इसीलिए बता रहा हूं मैं, आपस में कनेक्टेड है। एक मीनिंग समझ में आ गया तो दूसरा आपको याद रहेगा। चलिए एकोमोडेशन नाम का वर्ड आप बहुत जगह देखते होंगे। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह। किसी के फंक्शन में जा रहे हो तो आदमी आपको ये बोलेगा कि भाई साहब आपकी एकोमोडेशन फलां होटल में हमने करवा दी है, यानी आपको उस होटल में कमरा बुक है, वहाँ जाके रह सकते हैं ना, एकोमोडेशन। चलिए 5-6 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब एक समरी आपको देंगे।
समरी ये है कि सोलर पैनल है ना, अगर आप अपने घर के रूफ पे लगा लें तो आपके घर की जो बिजली का खर्चा है वो सौर ऊर्जा से, सोलर पैनल से निकल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर मिडिल क्लास आदमी हो जिसके घर में 2 एसी हों, 2 या 3 एसी हों, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा बैठता है, ठीक है, सोलर पैनल लगवाने का। तो 2.5-3 लाख रुपए उसको लगाने हैं और उसके बाद 20-25 साल का उसका बिजली का खर्चा क्लोज टू जीरो होगा। तो ये एक बड़ा खर्चा है जो हर आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार पहले से कुछ सब्सिडी स्कीम निकाल रही थी कि इस 3 लाख रुपए में से 40% हम दे देंगे, 60% आप दे देना। अब सरकार ने इस स्कीम को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन अपग्रेड किया है आम आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास वाले के लिए, जिसके घर में महीने की 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, 200-300 यूनिट्स। यानी अगर आपके घर में एसी वेसी नहीं चलता है तो इस नई स्कीम के अंडर में आपको सरकार फ्री में सोलर पैनल लगा करके देगी। समझ गए? हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसी स्कीम तो चाहिए हमें, क्योंकि भारत के 80% से ज़्यादा घरों में 300 यूनिट जो है महीने की नहीं लगती हैं। आप जान के हैरान होंगे, भारत में सिर्फ 15% घरों में एसी है, ठीक है। जो आज आप हर जगह देख रहे हो ना, वो सिर्फ मिडिल क्लास वालों के पास है, अपर मिडिल में। तो 80-85% लोग जो है स्कीम के अंदर आ जाएंगे। आर्टिकल इस स्कीम को वेलकम कर रहा है और साथ में एक सजेशन भी दे रहा है कि स्टेट्स को स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है, अगर उनको भी आप साथ में ले लोगे तो स्कीम को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकोगे। तो आज इसकी यही समरी है। टोन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी आर्टिकल को शुरू करते हैं। स्कीम समझ गए ना, अब उसको डिटेल में बताएगा। कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स इंटरिम बजट डे स्पीच रीइटरेटेड अ प्लान बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कह रहे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इनका जो इंटरिम बजट डे था, इंटरिम बजट क्या होता है? जब इलेक्शन होने वाले हों उससे ठीक पहले का बजट। भाई सरकार तो अब नहीं आएगी मई में, चाहे बीजेपी की आए, चाहे गठबंधन की आए, चाहे यूपीए की आए, कांग्रेस की आए, तो वो सरकार जो है फाइनल बजट बनाएगी। मई से पहले वाला जो बजट है वो इंटरिम बजट कहलाएगा, आधा अधूरा बजट है। कह रहा है जी निर्मला सीतारमन जी का टेम्परेरी जो बजट डे था, उसका जो स्पीच था, उस स्पीच ने रीट्रेट कर दिया, फिर से दोहरा दिया एक प्लान को जो है पीएम मोदी का। और प्लान किस चीज़ का है भाई? प्लान कई सारे हैं। ये वाला प्लान वो है कि टू सप्लाई पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन द कंट्री, कि सप्लाई करेंगे पावर को यानी बिजली को 1 करोड़ घरों में हमारे भारत देश के अंदर। और कैसे करेंगे? यूजिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स, यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए छत पे लगे सोलर पैनल्स के जरिए। समझ गए? तो इस स्पीच में ना निर्मला सीतारमन जी ने पीएम मोदी के इस प्लान को फिर से रीट्रेट किया, दोहराया और फिर सबको बताया। कहने का मतलब ये था इनका कि अगर सरकार अब आएगी, जो कि आनी ऑलमोस्ट तय है लगता है देख करके, अगर जो सरकार आएगी तो वो नई सरकार, मोदी सरकार, हर घर में सोलर पैनल लगवा देगी। चलिए स्पीच की वो है रीट्रेट करना, रीट्रेटेड। कह रहे दिस वुड हेल्प हाउस होल्ड्स सेव 15,000 रुपीज़ एनुअली, द मिनिस्टर क्लेम्ड। ये जो सोलर पैनल है ये हेल्प करेगा घरों को, हाउस होल्ड्स को, कि वो सेव कर सकें लगभग 15,000 रुपये हर साल। ऐसा मिनिस्टर साहब का कहना था, फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा उनका दावा था। कह रहे व्हाट इज नॉन सो फार इज दैट हाउस होल्ड्स दैट हैव अ मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन of less than 300 units a month will be able to install a mid-size system 1 to 2 kilowatts with the government bearing the expense। कह रहे जी जो चीज़ नॉन है, what is known, क्या नॉन है भाई? कह रहे जी so far अभी तक, वो इज़ ये है, दैट वो ये कि वो हाउस होल्ड्स, वो घर, हाउस होल्ड समझते हैं ना घर, वो वाले घर, वो वाले परिवार जिनका मंथली कंजम्पशन है 300 यूनिट से कम, 300 यूनिट यानी 10 यूनिट रोज की, तो जिनका 10 यूनिट से कम जो है बिजली का खर्चा है रोज का, वो सभी परिवार एबल होंगे इस काम को करने में कि वो इंस्टॉल कर सकें, लगा सकें एक मीडियम साइज़ के 1-2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को। और ये सारा काम किया जाएगा सरकार के द्वारा एक्सपेंस बेयर करने के साथ ही, विद द गवर्नमेंट बेयरिंग द एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्चा, बेयर करना यानी सहना। समझ गए? तो 300 यूनिट अगर आपके घर में बिजली कंज्यूम होती है एवरेज मंथली पूरे साल में, है ना, मंथली 300 यूनिट होती है, तो आपको एक ऐसा सोलर पैनल सरकार लगा के देगी जो सरकारी खर्चे से होगा, 1-2 किलोवाट का होगा, जिसमें आपको साल के 15,000 रुपये की बिजली बचेगी। चलिए वट की वर्ब है इस, वट इज़ नॉन जो है पूरे क्लोज की वर्ब है इस। जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ ये है, वट इज़ नॉन इस। हाउस होल्ड्स की वर्ब है विल बी, दैट आया ऑफ कोर्स हाउस होल्ड्स के लिए, दैट की वर्ब है हैव। अब इस चीज़ पे ध्यान दो, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी चित्रकारी मैं पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ। दैट जो है हाउस होल्ड्स के लिए आया है, इसीलिए दैट की वर्ब प्लूरल है।
अगर यहाँ पे दैट हाउस होल्ड के लिए आया होता, यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता, तो वर्ब भी सिंगुलर होती, है ना। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। बेसिक्स आप कर चुके हो, रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जानते हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई करके देखा करो हर सेंटेंस पे। बेयर करना यानी सहना, बेयर द एक्सपेंस यानी खर्चा सहना, बेयर द पेन यानी दर्द को सहना, बेयर द ब्रंट ऑफ। चलो ये इडियम सब लोग बताएंगे, बहुत बार करवा चुका हूँ ये इडियम, पिछले वीक में आई थी, बेयर द ब्रंट ऑफ। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, सब लोग कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको कमेंट्स में बता देंगे। बढ़े आगे, चलो। कह रहे जी दिस कुड मीन अ मिनिमम आउटले ऑफ ₹1,00,000 करोड़। कह रहे जी इसका मीनिंग ये होगा कि कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए का मिनिमम आउटले होगा, मिनिमम खर्चा होगा। आउटले आपको पता है एक्सपेंडिचर, ले आउट उसकी फ्रेजल वर्ब होती है यानी खर्चा करना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर नाम का नाउन यूज हुआ है। अच्छा 1,00,000 करोड़ का अगर खर्चा होगा और लगभग 1 करोड़ घरों में लगेगा, तो यानी कि हर घर में लगभग 1,00,000 रुपए का सोलर पैनल आएगा। तो 1-2 किलोवाट का जो है 1,00,000 रुपए से ऑलमोस्ट इतना ही आता है ना, ठीक है। तो मैं भी लगवा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आइडिया मैंने लिया था, मुझे 4 किलोवाट का चाहिए, लगभग 2.5 लाख रुपए का है वो। कह रहा है एज ऑफ टुडे रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40% विद द रिमाइंडर हैविंग टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। कह रहा है अगर आज की बात करें तो ये जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स हैं, जो छत पे लगे हुए सोलर सिस्टम्स हैं, वो सब्सिडाइज होते हैं लगभग 40%। 40% जो है सरकार उनका पैसा देती है, 60% कंज्यूमर को देना होता है। कह रहा है जी विद साथ ही बाकी बचे यानी रिमाइंडर के हैविंग टू बोर्न होने के साथ ही, बेयर की थर्ड फॉर्म है बोर्न, बेयर यानी सहना, बोर्न यानी सहा गया, टू बी बोर्न यानी, समझ पा रहे हो ना, इन्फिनिटिव बना हुआ है यहाँ। बाकी जो बची हुई कॉस्ट है उसके बोर्न किए जाने के साथ ही कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। तो 4-5 किलोवाट का अगर लगवाओगे तो तकरीबन 3.5-4 लाख का खर्चा होता है। अगर मुझे लगवाना है तो 40% सरकार देगी, मेरा खर्चा लगभग 2.5 लाख पड़ेगा। अभी तक ये स्कीम जो है सभी के लिए चलती आ रही है। सोलर सिस्टम्स की वर्ब है आर सब्सिडाइज्ड। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये वही वाला है, हैज़ टू गो, आई हैव टू गो, किसी काम को करने की मजबूरी होना। तो बाकी बचा होने की, बाकी जो बचा हुआ है उसकी मजबूरी होती है कि वो कंज्यूमर खुद ही भुगते, 60% पैसा वो खुद दे। कह रहे जी अंडर द प्रपोज्ड पॉलिसी द सब्सिडी विल इंक्रीज टू 60%। कह रहा है लेकिन जो नई पॉलिसी आई है इसमें सब्सिडी जो है, सरकारी राहत जो है वो 60% हो जाएगी 40% से। एंड द रेस्ट विल बी फिनेंस्ड बाय ए प्राइवेट डेवलपर, और बाकी का जो है वो फिनेंस किया जाएगा, लोन दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा। और कौन है ये? हु इज एफिलिएटेड टू अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री। ये प्राइवेट डेवलपर वो होगा जो एफिलिएटेड है, जो जुड़ा हुआ है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, एक सरकारी कंपनी से। PSE या PSU का मतलब होता है सरकारी कंपनी, जो जुड़ा हुआ है एक सरकारी कंपनी से, और ये सरकारी कंपनी पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। समझ गए? ये पूरा काम होगा। 60% सरकार फ्री देगी, 40% का आपको एक लोन मिलेगा, और लोन जो है एक डेवलपर जो है आपको देगा। आपको उस लोन को रिपे नहीं करना है, रिपे करने का सिस्टम भी आपको आगे बताएगा, आपको अपनी जेब से उस लोन को भरना भी नहीं है। सब्सिडी की वर्ब है विल इंक्रीज, रेस्ट की वर्ब है विल बी फाइनेंस्ड। रेस्ट और रिमाइंडर एक ही बात है, बाकी बचे हुए को, शेष को बोलते हैं रेस्ट या रिमाइंडर। हु आया डेवलपर के लिए, हु की वर्ब है इज, एफिलिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा सर हु तो इंसानों के लिए आता है तो डेवलपर के लिए क्यों लगाया गया है? देखो टेक्निकली डेवलपर के लिए या कंपनी के लिए आप विच भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक प्राइवेट डेवलपर है, कंपनी ना होकर के या पब्लिक कंपनी ना होकर के एक प्राइवेट इंडिविजुअल है जो अपनी कंपनी चला रहा है। समझ पाए? जैसे मेरी कंपनी है, मान लीजिए अमन एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनी है, तो मैं प्राइवेट डेवलपर हूँ और अमन एंटरप्राइजेस की बात होगी तब तक मेरी ही बात हो रही होगी। तो इसलिए कंपनीज के साथ में आप कंपनी के मालिक को इंडिकेट करने के लिए कभी कभी हु लगा देते हैं। टेक्निकली कंपनीज के लिए विच आना चाहिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। सही दोनों ही हैं, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, गलती मत मानना। कह रहे जी दिस विल ऑस्टेंसिवली इंश्योर क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन। कह रहे ये जो चीज़ है ऊपर हमने बताई है कि प्राइवेट डेवलपर जो है इन्वॉल्व होगा, ये चीज़ ऑस्टेंसिवली इंश्योर करेगी, जाहिर तौर पे सुनिश्चित करेगी। ऑस्टेंसिवली मतलब जाहिर तौर पे। और किस चीज़ को इंश्योर करेगी? क्वालिटी को इंस्टॉलेशन में, एंड ऑल्सो रिलायबल सर्विस, साथ ही साथ रिलायबल सर्विस को भी इंश्योर करेगी कि आपको ठीक वक्त पे सही सर्विस मिलती रहे। दिस की वर्ब है विल इंश्योर। ऑस्टेंसिवली जाहिर तौर पे, इसको अपरेंटली या सीमिंगली भी बोलते हैं। इसके लिए एक फ्रेज भी अंग्रेजी में ऑन द फेस ऑफ इट,
ऑन द फेस ऑफ इट, है ना, देखने में है जाहिर तौर पे ऑन द फेस ऑफ इट। कह रहे देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग वेर इन सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स कैन बी सोल्ड बैक टू द ग्रिड। कह रहे जी एक मैकेनिज्म भी होगा, एक सिस्टम भी होगा नेट मीटरिंग का। नेट कितना मीटर चला आपका, आपने दिन में 12 जो है यूनिट बिजली बनाई, 12 किलोवाट आवर्स, ठीक है, और उसके सामने आपने 9 किलोवाट आवर यानी 9 यूनिट जो है कंज्यूम कर ली, तो 3 किलोवाट आवर बिजली जो है आपको संदूक में नहीं रखनी है, वो बिजली अपने आप जो है ग्रिड में चली जाएगी, यानी कि बिजली की पावर लाइन से कनेक्टेड होगी, वहाँ चली जाएगी। तो एक मैकेनिज्म इन्होंने सिस्टम भी रखा है जिसमें नेट मीटरिंग होगी प्लस माइनस करके, जहाँ पे जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी, एक्स्ट्रा बिजली होगी जो प्रोड्यूस करेगा आपका सोलर पैनल आपके घर का, वो बेची जा सकेगी ग्रिड को, यानी सरकारी कंपनी को, ठीक है, बिजली की पावर की लाइन को। और क्यों? टू मेक गुड द लोन, उस लोन को मेक गुड करने के लिए, उस कर्जे की भरपाई के लिए। कह रहे दो द एक्चुअल वे इन विच दिस इज इम्प्लीमेंटेड कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कह रहे हालांकि जो असल तरीका है जिसके अंदर इस स्कीम को चलाया जाएगा वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा या जटिल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सिस्टम सा बैठेगा। मान लो आप 5 दिन घर से गए हैं बाहर, उन 5 दिनों बिजली तो आपने यूज़ नहीं की, तो जो सोलर पैनल की बिजली बनी वो सरकार के पास चली जाएगी तार में से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में से, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में से, और वो 5 दिन का पैसा जो है आपके लोन में से कम हो जाएगा। कह रहे हैं मंथली कंजम्पशन ऑफ 300 यूनिट्स इज पॉल्ट्री इन हाउसेस वेयर एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स आर ए गिवन। कह रहे एक मंथली कंजम्पशन जो है 300 यूनिट्स का, वो पॉल्ट्री है। पॉल्ट्री का मतलब होता है ना के बराबर, तुच्छ, अदना सा, ट्रिवियल। कह रहे ये ना के बराबर है ऐसे घरों में जहाँ एयर कंडीशनर्स और हीटर्स जो हैं वो एक गिवन है, वो एक जाना माना फैक्ट है। मतलब कोई बड़ी सी कोठी बनी हुई है तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एसी लगा ही होगा, एक नहीं बल्कि मल्टीपल एसीज होंगे। तो ऐसे घरों में जहाँ एसी गिवन है वहाँ पे 300 यूनिट कुछ भी नहीं होती। कह रहे बट बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स इज़ अ सिग्निफिकेंट मैट्रिक ऑफ कंजम्पशन। कह रहे लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट मैट्रिक है कंजम्पशन का, ये एक बहुत बड़ा पैमाना है बिजली के उपभोग का। मंथली कंजम्पशन की वर्ब है इस, एयर कंडीशनर्स की वर्ब है आर। ये गिवन यहाँ पे एक नाउन की बात कर रहा है। गिवन नाउन का मतलब होता है एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, नॉन फैक्ट, है ना, जो आपको पता ही है तो वो एक गिवन है, ठीक है। अच्छा, मंथली कंजम्पशन की दूसरी वर्ब भी है बट कंजंक्शन के बाद, है ना, मंथली जो है कंजम्पशन की दूसरी वर्ब है इस। मंथली कंजम्पशन इज पोल्ट्री एंड मंथली कंजम्पशन इज अ सिग्निफिकेंट मैट्रिक ऑफ, समझ गए ना। पोल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, इसको ट्रिवियल या मिगर या नेग्लिजिबल भी बोलते हैं। कह रहा है अबाउट 80 to 85% ऑफ 25 करोड़ to 30 हाउस होल्ड्स इन इंडिया यूज बिटवीन 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ पावर अ मंथ ऑन एवरेज। लगभग 80-85% जो भारत है, 25 से 30 करोड़ जो घर हैं भारत में, उनके 80-85% कह रहा है वो यूज़ करते हैं 100 यूनिट से 120 यूनिट के पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर महीने ऑन एवरेज। तो मतलब ये 80-85 करोड़ जो % लोग हैं इंडियंस जो हैं, हम लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, है ना। 300 से कम वाला हर आदमी एलिजिबल है। हाउस होल्ड्स की वर्ब है यूज़। बिटवीन और एंड आप जानते हैं कब लगाया जाता है, जब आपको दो चीज़ों के बीच की रेंज बतानी हो। बिटवीन 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। याद है ना कॉन्सेप्ट, रेंज बताने के लिए दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बिटवीन और एंड को साथ में रखना है, फ्रॉम टू को साथ में रखना है। ऐसा ना हो यहाँ पे लगा रखा हो बिटवीन और यहाँ पे लगा रखा हो टू, बिटवीन 100 to 120 यूनिट्स, वो गलत है। या तो बिटवीन लगाओ फिर एंड लगाओ, या फिर यहाँ फ्रॉम लगाओ और फिर यहाँ पे टू लगाओ। कह रहे जी देयरफॉर फाइंडिंग 1 करोड़ हाउसेज दैट विल बी एलिजिबल फॉर द प्लान विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। कह रहे इस प्रकार से 1 करोड़ घरों को ढूंढना जो एलिजिबल है इस प्लान के लिए, स्कीम के लिए, वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। भारत में ऐसे ज़्यादातर घर जो है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। फाइंडिंग की वर्ब है विल बी, दैट की वर्ब है विल बी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कुल मिलाकर के ये स्कीम जो है ऑलमोस्ट हर घर के लिए है जिस पे एसी नहीं लगा हुआ, और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 15% घरों में एसी है भारत में, 85% लोग जो है अभी भी बिना एसी के रहते हैं। कह रहे द मेजर डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर सोलर प्रमोशन पॉलिसीज इज दैट इट इज़ द सेंटर एज अपोज टू द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और डिस्कॉम्स दैट विल बी पुशिंग फॉर सोलराइजेशन। कह रहे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है पहले वाली सोलर प्रमोशन पॉलिसीज़ में और इसमें, कह रहे इज़ वो ये है कि ये जो ना ये सेंटर होगा, इट इज़ द सेंटर। और किसके मुकाबले?
कह रहा है जी एज अपोज टू मुकाबले में या सामने स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के या डिस्कॉम्स के, स्टेट के खुद के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां है ना, कह रहे हैं जी उसके मुकाबले सेंटर होगा जो पुश फॉर करेगा सोलराइजेशन के लिए, जो दम लगाएगा सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाने का। तो पहले तो डिस्कॉम्स करवाते थे सारा काम, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है डिस्कॉम्स को साइड में करके खुद ही अपना ये सारा काम देखेगी कैसे आपके घर में सोलर पैनल लगवाना है। डिफरेंस की वर्ब है इज, तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों स्कीम्स में। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है विल बी, पुशिंग फॉर, पुश फॉर करना किसी चीज़ के लिए, दम लगाना किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना। कह रहा है इंडियाज डिस्कॉम्स मोस्ट ऑफ विच आर हैविली लॉस मेकिंग हैव हैड लिटिल इंसेंटिव सो फार। कह रहा है भारत की जो स्टेट्स में डिस्कॉम्स हैं, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको मिलेगा पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड PGVCL, UGVCL। राजस्थान में तो जोधपुर वितरण निगम है ना, विद्युत वितरण निगम JVVNL। तो ये सारे जो डिस्कॉम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बोलती है डिस्कॉम। कह रहे भारत के ज़्यादातर जो डिस्कॉम हैं जिनमें से ज़्यादातर बहुत घाटे में चलते हैं, लॉस मेकिंग होते हैं, उनके पास ना के बराबर इंसेंटिव है इस काम को करने का, एनकरेजमेंट है इस काम को करने का। और काम किस चीज़ का है? इन मूविंग हाई कंजम्पशन कंज्यूमर्स टू डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस सच एज रूफटॉप सोलर। मूव करने में, शिफ्ट करने में, ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स को डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस की तरफ, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि वो अपने घर में ही कर पाएंगे बिना किसी सरकारी मदद के, डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। और जैसे कि रूफटॉप सोलर पैनल। तो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे AC जहां 2-3 चल रहे हैं तो आपका बिजली कंजम्पशन 700-800 यूनिट होता है, 1000 यूनिट भी हो जाता है गर्मियों में, है ना। तो 1000 यूनिट वाले घर को अगर आप सोलर में बदल दें, वहाँ पे सोलर पैनल लगवा दें, सरकार को, एनवायरनमेंट को, उस आदमी को जिसके घर लगेगा, सबको फ़ायदा है। लेकिन डिस्कॉम्स को बिल्कुल भी इंसेंटिव नहीं है लगवाने का, खुद ही घाटे में चलते हैं ये। तो डिस्कॉम ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है कि किसके लगाऊं और किसके ना लगाऊं। तो यही समस्या है, ये सारी डिस्कॉम्स जो हैं घाटे में चलने की वजह से काम करने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं होता किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने का। डिस्कॉम्स की वर्ब है हैव हैड, विच की वर्ब है आर, विच आया है डिस्कॉम्स के लिए, डिस्कॉम्स प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। हैव हैड, हैड हैज़ हैड कल ही की क्लास में आपको, है ना, करवाया गया शाम वाली क्लास में। जरूर से वो जो आपके रिवीजन लेक्चर है उनको देखते रहना, 10 लेक्चर करने वाले हैं जिसमें आपका पूरा इंग्लिश का रिवीजन हो जाएगा। लेक्चर 3 में कॉन्सेप्ट आपको कल मैंने संडे को करवाया था। आगे करें, गिवन दैट सच डिस्कॉम्स हैव द बेस्ट ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन अबाउट पावर सप्लाई एट द हाउस होल्ड लेवल, बाईपासिंग देम विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। कह रहा है ये जो डिस्कॉम्स हैं फिसड्डी हैं, ये बिल्कुल लॉस मेकिंग है ना, बिल्कुल एक पैसा कमाते नहीं और बहुत आपको काम करवाने में बड़ा मुश्किल होगा इनसे। कह रहा है फिसड्डी होने के बावजूद इस चीज़ को देखते हुए गिवन दैट कि ये सभी जो फिसड्डी डिस्कॉम्स हैं इनके पास सबसे अच्छी ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यानी समझते हैं आप, ग्रैनुलर मतलब दानेदार, स्पेसिफिक, डिटेल्ड। और ये इंफॉर्मेशन दानेदार कौन सी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कौन सी है? पावर सप्लाई के बारे में है, घर घर की एट द हाउस होल्ड लेवल। डिस्कॉम ये बता देगा कि फला नंबर घर में जुलाई में इतना बिल आता है, अक्टूबर में इतना आता है, समझ पा रहे हो, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनके पास है। कह रहे जी इन फिसड्डी डिस्कॉम्स के इस अच्छी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए गिवन दैट बाईपास करना इनको, इन डिस्कॉम्स को रास्ते से अलग कर देना, ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नहीं है सेंटर के द्वारा। भले ये किसी काम के नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी है इनके पास, इनको बीच में रखो, कैसे भी करके इनसे अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन करो। डिस्कॉम्स की वर्ब है हैव, गिवन दैट का मतलब है देखते हुए इस चीज़ को, कंसीडरिंग गिवन दैट। ग्रैनुलर मतलब दानेदार, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पास कि इस मोहल्ले में 1000 किलोवाट बिजली लगती है हर घंटा, नहीं, ये गली वाइज, घर वाइज, इतना जो है आपको मीटर वाइज बता देंगे कि कहाँ कितनी बिजली चल रही है ना, यूज़ हो रही है। तो ये एक बिल्कुल डिटेल्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन या ग्रैनुलर डेटा। बाईपासिंग की वर्ब है विल बी। कह रहा है द साइंटिस्ट पुश टू गिव विजिबिलिटी टू अ हिदर्टो लेगड प्रोग्राम इज वेलकम। कह रहा है जी सेंटर का जो पुश है, दबाव है विजिबिलिटी देने का, विजिबिलिटी देना यानी किसी चीज़ को विजिबल बनाना, सबके सामने अच्छे से रखना। कह रहे जी सेंटर का जो पुश है कि सोलर स्कीम को विजिबिलिटी मिले, और किसको? एक अभी तक हिदर्टो पिछड़े हुए प्रोग्राम को। कह रहा है वो पुश बड़ा वेलकम है, उसका हम स्वागत करते हैं। लैगड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, जो लैग कर रहा हो, जो स्लो हो। हिदर्टो का मतलब है अभी तक सोलर पैनल का जो स्कीम है सरकार का, वो बड़ा पिछड़ा हुआ स्कीम है। 100 में से मुझे लगता है एक आधा घर जो है सोलर पैनल लगवाता है ना। कह रहा आफ्टर ऑल द मूव टुवर्ड्स
Decarbonized power will be half-hearted if it does not involve households. कह रहे जी सब चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल जो हमारा मूव है, शिफ्ट है डीकार्बोनाइज पावर की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसी पावर, ऐसी बिजली जो बिना कोयले के, बिना किसी चीज़ को जलाए बनाएंगे, यानी सोलर पैनल से बनेगी बिना कार्बन के। कह रहा है ये शिफ्ट जो है ना, ये हाफ हार्टेड होगा, ये आधे मन का होगा अगर ये इन्वॉल्व नहीं करे सभी घरों को, सभी हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो मूव की वर्ब है विल बी, हाफ हार्टेड आप समझते हैं जिसमें, समझ गए ना, आपको पूरा मन ना हो, ऊपर ऊपर से आप किसी काम को करते हो सुपरफिशियली, उसको बोलते हैं हाफ हार्टेड। कह रहे सो फार ओनली 12 गीगावाट आउट ऑफ एन इंटेंडेड 40 गीगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। कह रहा है अभी तक सिर्फ 12 गीगावाट जो है, 40 गीगावाट का जो हमारा इंटेंशन है, जो प्लान है, उसमें से 12 गीगावाट जो है, इतना ही सोलर पैनल भारत में इंस्टॉल हुआ है। 1 गीगावाट का मतलब होता है 1 मिलियन यूनिट्स, 10 लाख यूनिट। जो आपका बिजली का बिल आता है ना 100 यूनिट का, 50 यूनिट का, तो भारत का प्लान है कि 4 करोड़ यूनिट जो है हर साल बिजली सोलर पैनल से बने। लेकिन 4 करोड़ में से अभी तक 1 करोड़ 20 लाख जो है यूनिट ही हम सोलर से बनाते हैं। तो अभी तक हमने कितना, लगभग 30% ही अचीव कर पाए हैं। कह रहे जी हियर टू हाउस होल्ड रूफ टॉप्स अकाउंट फॉर ओनली 2.7 गीगावाट। कह रहे इस 12 में से भी जो घरों में लगे हुए सोलर पैनल छतों पे, हाउस होल्ड्स पे, कह रहे वो अकाउंट फॉर करते हैं, वो हिस्सा बनते हैं, हिसाब देते हैं सिर्फ 2.7 गीगावाट पावर का। और बाकी कहाँ जाएगा? बाकी जो बच गया 9.3 विद द रेस्ट बीइंग कमर्शियल और बिल्डिंग यूनिट्स। बाकी का जो सारा का सारा है वो या तो कमर्शियल प्लांट्स में लगा है या कहीं बिल्डिंग यूनिट्स किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगा है। समझ गए? घरों में बहुत कम लग रहा है, जो भी लग रहा है थोड़ा बहुत वो जो है बाहर जो है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वाले लगा रहे हैं अपने हिसाब से। हाउस होल्ड रूफ टॉप्स की वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना या किसी चीज़ का, है ना, अकाउंटिंग देना। कह रहा द साइंटिस्ट मूव कैन दस गैल्वनाइज अ सब्सिडी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल्स। कह रहा है इस प्रकार से सेंटर की जो मूव है, नई हरकत है, ये गैल्वनाइज कर सकती है, झटके से एक्शन में इंसाइट कर सकती है, एक्शन के लिए स्टिमुलेट कर सकती है एक डोमेस्टिक सब्सिडरी इंडस्ट्री को सोलर पैनल्स की। अब देखो डैश से डैश के बीच में क्या लिखा हुआ है? द सब्सिडीज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंपॉर्टेंट पैनल्स। ये सब्सिडियाँ जो है बाहर से आने वाले इंपॉर्टेंट पैनल जो हैं, कहीं जर्मनी से आते हैं, कोई चाइना से आते हैं, उन पे अप्लाई नहीं होंगी। आपको देसी ही लगवाना है, देसी पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो कह रहे ये जो है ना, इस तरीके से एक देसी सोलर पैनल इंडस्ट्री को गैल्वनाइज कर सकती है एंड मस्ट बी ट्वीक्ड इन अ वे टू बी मोर अकोमोडेटिव टू स्टेट्स। और इस प्रकार से इसको ट्वीक किया जाना चाहिए, इसको चेंज या ट्विस्ट किया जाना चाहिए इस तरीके से ताकि ये अकोमोडेटिव हो सके, एडजस्ट कर सके भारत के राज्यों को भी। अगर नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है तो राज्यों को भी बढ़ावा मिले, है ना। तो कैसे भी करके इस स्कीम में डिस्कॉम्स को और स्टेट्स को इन्वॉल्व कर लो ताकि सब जो है एक इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सकें। मूव की वर्ब है कैन गैल्वनाइज, गैल्वनाइज करना, किसी चीज़ को झटके से एक्शन में लाना। सब्सिडीज़ की वर्ब है विल नॉट बी। अच्छा, मूव की दूसरी वर्ब है मस्ट बी ट्वीक्ड। दिस मूव कैन गैल्वनाइज एक्टिव में, दिस मूव कैन गैल्वनाइज एक्टिव में, एंड दिस मूव मस्ट बी ट्वीक्ड पैसिव में, है ना। ट्वीक करना यानी चेंज करना, अकोमोडेटिव यानी एकोमोडेशन से भरपूर, एडजस्टमेंट से भरपूर। आगे करें एल्स देयर इज अ रियल रिस्क दैट मच ऑफ द चैलेंजेस दैट हैव इम्पीडेड प्रीवियस इनिशिएटिव्स विल रीसरफेस। करें अगर ऐसा नहीं हुआ ना, स्टेट्स को आपने साथ में नहीं लिया, तो फिर एक रियल रिस्क इस चीज़ का है, सही में जोखिम इस चीज़ का है कि ज़्यादातर जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं जिन्होंने इम्पीड किया था, इम्पीड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है इम्पीडेड। इम्पीड करना, किसी को रोकना, रास्ते का रोड़ा बनना, हिंडर करना। ज़्यादातर जो चैलेंजेस है जिन्होंने रास्ते का रोड़ा बना था, जो इम्पीड कर गए थे, इससे पहले वाले इनिशिएटिव्स को वो रीसरफेस करेंगे, वो फिर से उभर करके सरफेस पे आएंगे, रिकर करेंगे। चलिए, रिस्क की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। मच ऑफ द चैलेंजेस की वर्ब है विल रीसरफेस। दैट आया चैलेंजेस के लिए, चैलेंजेस प्लूरल, तो दैट की वर्ब भी प्लूरल, हैव इम्पीडेड। सिंपल आर्टिकल है ना। अब एक कॉन्सेप्ट है गिवन और गिवन दैट का, बहुत बार करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा था, कुछ लड़के लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है, नए आते हैं ना, तो फटाफट ये कॉन्सेप्ट देख लो ताकि सब नए वाले बच्चे इसको हैंडल कर सको। देखो, अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, गिवन और गिवन दैट। दोनों का हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में मतलब ये है देखते हुए। ठीक है, देखते हुए। गिवन का मतलब भी देखते हुए,
गिवन दैट का मतलब भी देखते हुए। फिर फ़र्क क्या है इनमें भाई, दोनों का मतलब ही देखते हुए, तो फ़र्क क्या है? गिवन जो है ना, गिवन ये एक प्रेपोजिशन है, गिवन दैट जो है ये एक कंजंक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या है? कंजंक्शन आती है क्लोज के लिए, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर के लिए, और प्रेपोजिशन आती है सिर्फ एक नाउन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है आपको, अगर वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा है तो देखते हुए के लिए आपको गिवन वर्ड यूज़ करना है, और पूरा क्लोज रखा है तो आपको गिवन दैट यूज़ करना है। सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। गिवन हाई अनएम्प्लॉयमेंट पर कैपिटा इनकम इन रूरल एरियाज इज लो, और गिवन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन रूरल एरियाज देयर पर कैपिटा इनकम इज लो। देखते हुए हाई अनएम्प्लॉयमेंट को, बहुत बढ़ी हुई बेरोजगारी को, जो पर कैपिटा इनकम है, जो हर आदमी की इनकम है गाँवों में, वो कम है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, छोटे से खेत पे 12 आदमी काम कर रहे हैं, है ना। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, देखते हुए इस हाई एम्प्लॉयमेंट को, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। और यहाँ क्या लिखा है? देखते हुए इस चीज़ को कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है रूरल एरियाज़ में, उन एरियाज़ की पर कैपिटा इनकम कम है। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन ऊपर वाले में गिवन आएगा, नीचे वाले में आएगा गिवन दैट। अब देखो क्यों आएगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे गिवन के बाद में लिखा हुआ है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एक नाउन है, हाई इसमें एडजेक्टिव है, अनएम्प्लॉयमेंट एक नाउन है। इसके आगे कॉमा लग गया, कॉमा से पहले पहले देखना है, कॉमा से पहले पहले देखना है, आगे तो जो है वो नया क्लोज है, उसको छोड़ दो। तो कॉमा से पहले पहले सिर्फ एक नाउन और एक एडजेक्टिव रखा हुआ है, यानी एक प्रेपोजिशन चाहिए जो इस नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना सके। तो आपने यहाँ पे गिवन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन दूसरे केस में देखो कॉमा तक क्या आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन रूरल एरियाज। समझ पाए? अगर इतना कुछ आ रहा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो आपका बन जाता है क्लोज। जैसे ही क्लोज बनेगा, अब गिवन से काम नहीं चलेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा गिवन दैट का। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की फॉर्म अलग है। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में ब्रेक करके मैंने आपको बता दिया। ट्राई देना सभी लोग इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है आपको। गिवन और गिवन दैट में से सही वर्ड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। वी नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू मीट आवर टारगेट्स गिवन द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज अप्रोचिंग। ठीक है, गिवन का गिवन रहने दें या इसका गिवन दैट बनाएं, कमेंट्स में डालना, सभी का होमवर्क है। चलिए, आज का आपका पूरा डोज हो गया ग्रामर और वोकैब का। अब आ जाओ आर्टिकल की क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यानी तथ्यात्मक तौर पे गलत है। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई है। क्लास को पॉज करो, खुद से एक बार चूज तो करो, फिर मैं बता देता हूं। पहले खुद से देखो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी है मैंने। देखो, पहली स्टेटमेंट, इंडिया का एम है 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर पैनल कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 40 हमारा प्लान था, जिसमें से 12 हम कर पाए, याद है ना। और 12 में से 2.7 जो है, या 3 ना देख लेना, वो है हाउस होल्ड्स पे, यानी घरों पे, घरों की छतों पे। और बाकी जो 9.3 है वो है फैक्ट्रीज में, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। तो ये सब तो हमें पता है ना। तो 40 गीगावाट का हमारा प्लान था, इंटेंशन था अचीव करने का, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो एनर्जी डिस्कॉम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स हैं, वो परपेचुअली यानी सदा से ही हैवी लॉसेज में है। सही बात है, सारे आपको जो डिस्कॉम्स हैं वो लॉसेज में ही मिलेंगे। डोमेस्टिक रूफटॉप पैनल कैपेसिटी एक्सीड्स दैट ऑफ कमर्शियल यूनिट्स। डोमेस्टिक जो छतों पे पैनल कैपेसिटी लगी है वो ज़्यादा है, यानी एक्सीड करती है फैक्ट्रीज पे लगे हुए कमर्शियल पैनल्स को। सही बात है क्या? अजी गलत बात है। डोमेस्टिक में 2.7 डोमेस्टिक है, 9.3 जो है कमर्शियल है। तो 2.7 9.3 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चौथी भी सही होगी। अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हैव कर देना, हैव अ मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ लेस देन 120 यूनिट्स। तो उसमें बताया भी था 80 से 85 जो हैं उनका 120 से कम है। तो मेजॉरिटी का 120 से कम ही हो गया ना। 120 यूनिट महीने में, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चौथा वाला जो स्टेटमेंट है सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा सी। सेकंड वाला देखो, मेजर डिफरेंस क्या है पहले जो सोलर स्कीम्स आई थी और अब जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में? ये आपको खुद से करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत ईजी है यार, खुद से एक बार करके तो देखो। वो कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो मैं भी आपकी मदद तब कर पाऊंगा जब आप खुद से ट्राई दोगे।
फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आंसर देख करके, पहले खुद से एक बार ट्राई देके देख लो आपका आंसर क्या बनेगा। बीच में 4 क्वेश्चन हैं वोकैब के, चारों का मेरे को लगता है आपको आंसर आता ही होगा। इंजैमिनेट का मीनिंग पूछा है, लेआउट फेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, ऑन द फेस ऑफ इट इस फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा है, और ग्रैनुलर वर्ड जो है इसके साथ में कौन सा वर्ड फिट होता है, कोलोकेशन, ग्रैनुलर चैलेंजेस, ग्रैनुलर आउटले या ग्रैनुलर डेटा। ठीक है, चारों के आंसर डाल दिए मैंने फर्स्ट कमेंट में, चेक कर लेना वहाँ से अपने आंसर निकालो। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स, 2 एरर्स मिलेंगी इस वर्ड के आसपास और 1 एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। जो कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं वो अप्लाई होंगे, गिवन वाला, गिवन दैट वाला, बिटवीन वाला, एंड वाला, है ना, याद है ना सारे। तो करो सारे कॉन्सेप्ट्स लगाओ। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। क्वेश्चन आंसर्स चेक कर लेना, आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें वहाँ से चेक कर लेना, जरूर से मुझे कमेंट्स में बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।